सम्मानित साथियों, नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस समय इस कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उसको हमने नाम दिया है हम संस्कृत क्यों पढ़ें। साथियों, किसी भी भाषा के सम्यक विकास के लिए दो बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक राजकीय संरक्षण और दूसरा लोक संरक्षण। यदि किसी भी भाषा के साथ राजकीय और लोक संरक्षण पूरी तरह से मिल रहा है तो वो भाषा निश्चित रूप से अग्रसर होगी, उसका प्रचार प्रसार होगा और वो दीर्घकाल तक जीवंत रहेगी। इसके विपरीत यदि उसको राजकीय और लोक संरक्षण न मिला तो फिर वो भाषा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो मृतप्राय हो जाएगी। और साथियों, संस्कृत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे देश भारतवर्ष में पहले मुगलों का शासन रहा। कुछ एक राजाओं को अपवाद स्वरूप यदि हम छोड़ दें तो संस्कृत के प्रति किसी भी राजा ने उतना ध्यान नहीं दिया जो होना चाहिए था। मुगल काल के बाद अंग्रेज शासन आया। अंग्रेज शासन में तो लॉर्ड मैकाले ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान पर अंग्रेजी थोपने की कोशिश की और वो इस प्रयास में सफल भी रहा और उसी का परिणाम है कि आज तक हम उसी अंग्रेजी के व्यामोह को ढो रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद भी सरकारों ने संस्कृत की उपेक्षा की। संस्कृत के प्रति जितना सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, जो संरक्षण उन्होंने देना चाहिए था वो नहीं दिया। और जब राजकीय संरक्षण नहीं रहा तो फिर लोक संरक्षण की बात हम क्या कर सकते हैं। बिना राजकीय संरक्षण के लोक संरक्षण नहीं हो सकता, ये सत्य है। और परिणाम ये हुआ कि संस्कृत का वो विकास नहीं हो पाया। और आज भी हम जब संस्कृत के लिए किसी से भी पूछते हैं तो उसके वही रटे रटाए शब्द होते हैं, रटे रटाए वाक्य होते हैं कि संस्कृत तो पुरोहितों की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है। संस्कृत तो, कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा है, वो जीवंत भाषा ही नहीं मानते। और साथियों, ऐसा ही होता है। जब किसी भी भाषा को लोक संरक्षण और राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो मृतप्राय ही हो जाती है। क्योंकि भाषा की जीवंतता उसके प्रयोग से होती है, उसके लोक व्यवहार से होती है। और जब वो भाषा लोक व्यवहार से दूर हो जाएगी, जुबान से दूर हो जाएगी, तो फिर उसको हम मृतप्राय ही कह सकते हैं। यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो गुप्त काल ऐसा काल था जिसमें साहित्य, संगीत, कला का चरम विकास था। उस समय साहित्य, संगीत और कला की जितनी उन्नति हुई शायद वैसी कभी नहीं हुई। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हमें स्मरण आता है राजा भोज का। वो अपने देश में, अपने राज्य में साहित्य, संगीत, कला के प्रति इतने जागरूक थे कि वे गुप्त वेश में निकल जाया करते थे जनता के बीच, प्रजा के बीच, और परीक्षण करते थे कि क्या वास्तव में हमारी प्रजा साहित्य, संगीत और कला के प्रति समर्पित है, अपनी भाषा के विकास के प्रति समर्पित है। इसके हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक बार राजा भोज गुप्त वेश में प्रजा के बीच पहुंच गए। जंगल में खड़े हो गए। उधर से देखा एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर लादे हुए चला आ रहा है और वो गट्ठर इतना भारी है कि उससे वो बोझिल हो रहा है, दबा जा रहा है। और परीक्षावश उन्होंने पूछ लिया उससे कि हे लकड़हारे, किम भारम बाधति। लकड़हारे ने जब ये सुना तो उसके मुंह से निकला, हे राजन,
भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। इसका तात्पर्य है कि हे राजन, पहचान गया वो, ये तो हमारे राजा भोज हैं और ये अशुद्ध बोल रहे हैं। भारम न बाधते राजन, हे राजन, ये लकड़ी का बोझ मुझे उतना पीड़ित नहीं कर रहा है जितना आपके मुख से निकला हुआ ये बाधति शब्द मुझे पीड़ित कर रहा है। जो संस्कृत को जानते हैं उन्हें पता होगा कि बाधति शब्द नहीं होता है, बाध धातु का परस्मै पद में रूप नहीं चलता है, आत्मने पद में रूप चलता है। बाधते बाधेते बाधन्ते। राजा को बाधते शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं किम बाधति भारम। लकड़हारे ने तुरंत जवाब दिया, भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। जिसके राज्य में लकड़हारा इतना संस्कृत का विद्वान था, हम कैसे ये भूल जाते हैं कि वास्तव में कभी तो संस्कृत जनभाषा रही होगी। जिस राज्य में गुप्त काल में राजा भोज के शासन काल में लकड़हारे भी संस्कृत बोलते थे। एक कुबिंद के आख्यान से तो हम सभी परिचित हैं, अधिकांश लोग परिचित हैं। जब राजा भोज के यहाँ दरबार में एक दक्षिण प्रदेश से विद्वान आया और उसने निवेदन किया कि हे राजन, हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं। राजा भोज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जाओ, मैं किसी विद्वान को तो घर से निकालकर उसका आवास नहीं दे सकता इन विद्वान को, लेकिन जाओ और हमारे राज्य में अगर कोई तुम्हें बिना पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो उसको बुला लाओ, हम उसके आवास को दे देंगे। मंत्री गए, उन्होंने खोजा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला। वो अंधेरा हो गया था, लौट रहे थे, तब तक उन्होंने देखा एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा है और उन्होंने समझ लिया ये जुलाहा वास्तव में बिना पढ़ा लिखा हुई होगा, मूर्ख ही होगा। उससे कहा कि हे जुलाहे, चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। उन मंत्रियों की बात सुनकर वो जुलाहा चल दिया उनके पीछे पीछे, राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? क्या तुम मूर्ख व्यक्ति हो? हमारे शासन में, हमारे राज्य में ये मंत्री तुम्हें पकड़ कर लाए हैं। हमें एक विद्वान को आवास देना है, घर देना है, हम तुम्हारा आवास देंगे। जब ये बात सुनी उस जुलाहे ने, तो जुलाहे ने कहा कि हे राजन, आप स्वयं ही जांच लीजिए, परख लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ अथवा नहीं हूँ। और उसके मुंह से एक श्लोक निकला। वो श्लोक था, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि और यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि और यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। और भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। हे राजन, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। आप पढ़े लिखे की बात करते हैं, मैं तो कविता करता हूँ, कविता रचता हूँ, भले ही बहुत अच्छी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है, दिन रात व्यस्त रहता हूँ कपड़ा बुनने में। यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। और यदि मैं यत्न करूँ, मुझे भी समय मिले पर्याप्त, तो मैं अच्छी कविता भी कर सकता हूँ। भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। हे राजन, आपके राज्य में तो निरंतर अन्य राजाओं का आना लगा रहता है, आवागमन लगा रहता है। निरंतर उनका मस्तक
आपकी पादपीठ पर झुका रहता है और उनके मुकुटों की मणियों से आपका ये पादपीठ हमेशा देदीप्यमान रहता है, चमकता रहता है, तो ऐसे हे महान प्रतापी राजा भोज, मैं आपके राज्य में रहता हूँ, कविता भी करता हूँ, कपड़ा भी बुनता हूँ, और यदि मुझे आप मूर्ख समझते हैं तो मैं जाता हूँ, मेरे आवास को आप दे सकते हैं। राजा ने जब ये श्लोक सुना उस जुलाहे के मुख से, वो दंग रह गए। उनका वक्षस्थल गर्व से ऊंचा हो गया, मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। वाह, मेरे राज्य में जुलाहे भी इस तरह से विद्वान हैं। उन्होंने उसको पुरस्कार दिया और आदरपूर्वक विदा किया कि हे जुलाहे, तुम जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, रहने के लिए तो बहुत आवास हैं, मैंने तो परीक्षा ली थी। तो ऐसे होते थे राजा, जिनको अपनी भाषा के प्रति, साहित्य, संगीत और कला के प्रति इतनी जागरूकता होती थी, निष्ठा होती थी कि वे गुप्त वेश में पहुंच करके विभिन्न रूपों में प्रजा के बीच जाकर परीक्षा करते थे। और ऐसे वास्तव में ऐसे राज्य में ही भाषा, संस्कृति की उन्नति होती है। तो संस्कृत के साथ ये दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भी उसको जितना मिलना चाहिए था उतना उसको शासकीय संरक्षण भी नहीं मिला और लोक संरक्षण भी नहीं मिला। इसीलिए संस्कृत आज बहुत पीछे हो गई है। हम उसको मृत भाषा भी कह देते हैं, लेकिन साथियों ऐसा अब नहीं है। अब तो विज्ञान ने, प्रसिद्ध पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी उद्घोष कर दिया है कि संस्कृत न केवल विज्ञान के लिए बल्कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयोगी भाषा है। जब हम आज भी मोबाइल पर लिखते हैं तो हिंदी क्या, हमें संस्कृत लिखने में इतनी आसानी होती है, क्योंकि जो नया कीपैड आया हुआ है उससे स्पष्ट शुद्ध संस्कृत भी लिख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की लिपि और संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। शायद दुनिया की कोई ऐसी भाषा वैज्ञानिक नहीं है। अंग्रेजी जिसकी हम दुहाई देते हैं, हम उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं कैसी पढ़ी जाती है, कहीं कैसी पढ़ी जाती है, कहीं भी दुनिया में उसका एक रूप दिखता ही नहीं है। न उच्चारण का एक रूप है, न उसको लिखने पढ़ने का कोई एक ढंग है, अलग अलग रूपों में लिखी जाती है। लेकिन संस्कृत तो ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसका व्याकरण इतना वैज्ञानिक है कि जैसा हम उसमें लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर हमें पढ़ना सही ढंग से आ गया तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो लिखना सही ढंग से आ गया तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की लिपि भी वैज्ञानिक है, संस्कृत का व्याकरण भी वैज्ञानिक है। अगर हमने संस्कृत के व्याकरण को समझ लिया तो फिर हमको हिंदी समझने में, हिंदी लिखने में, हिंदी पढ़ने में कभी गलतियां हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हिंदी तो संस्कृत की ही पुत्री है। और सभी भाषाओं पर, जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो दक्षिण भारतीय भाषाएं हों, चाहे वो पूर्वोत्तर की भाषाएं हों, चाहे वो उत्तर की हों, पश्चिम की हों, सभी भाषाओं पर संस्कृत का अपना अधिकार है। जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो जब तमिल सुनते हैं, कन्नड़ सुनते हैं, तो बिल्कुल लगता है जैसे संस्कृत ही बोली जा रही हो। जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर इतने शुद्ध संस्कृत के शब्द लिखे हुए हैं, वहाँ कभी एक्सप्रेस वे नहीं लिखा देखा हमने, एक्सप्रेस वे नहीं लिखा है, वहाँ द्रुत गति मार्ग लिखा हुआ है। वहाँ पर संस्कृत निष्ठ बड़े हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, और जब वो हिंदी के शब्द हमारे नित्य प्रयोग में आने लगते हैं तो फिर कौन कहता है संस्कृत कठिन भाषा है? संस्कृत भी सरल भाषा है, क्योंकि भाषा प्रयोग से आती है, व्यवहार से आती है। जब हम संस्कृत को पढ़ेंगे ही नहीं, उसको अपने अध्ययन काल से ही उसकी उपेक्षा कर देंगे,
तो फिर हम संस्कृत से दूर तो होते ही जाएंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम संस्कृत से इतनी दूर हो गए हैं। लेकिन धन्य है पाश्चात्य वैज्ञानिक, धन्य है पाश्चात्य विद्वान, जो पहले भी संस्कृत के प्रति आकृष्ट थे और आज भी आकृष्ट हो रहे हैं। वैदिक साहित्य पर पाश्चात्य विद्वानों ने जितना काम किया है उतना हम भारतीयों ने नहीं किया। चाहे मैक्स मूलर हों, मैकडॉनल हों, याकोबी हों, विंटरनिट्ज हों, असंख्य नाम हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य पर बहुत काम किया है, उपनिषदों पर बहुत काम किया है, और उसी के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने कुछ कहा है तो हमने भी स्वीकार किया है, क्योंकि हम भारतीयों की एक आदत हो गई है कि हम अपनी चीज़ की हमेशा उपेक्षा ही करते हैं। जब पाश्चात्य लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब हम थोड़ा ध्यान देते हैं उसकी ओर। और संस्कृत के साथ भी यही हुआ। तो पूर्व काल में भी पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, जाना है और उसके लिए काम किया है समर्पित भाव से, और आज भी वही हो रहा है। आज भी पाश्चात्य वैज्ञानिक कह रहे हैं, यहाँ तक कि नासा कह रहा है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि संस्कृत तो परफेक्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, विज्ञान के लिए। और संस्कृत की पांडुलिपियाँ इतनी हैं, आज भी विश्व में शायद किसी भाषा में नहीं है। ये संस्कृत की गरिमा के लिए कम नहीं है, लेकिन हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही अपनी चीज़ को आगे नहीं रखेंगे तो फिर दूसरी दुनिया वाले, दूसरे देशों वाले लोग उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारे देश में संस्कृत उतनी पढ़ी लिखी नहीं जा रही है जितनी विदेशों में पढ़ी लिखी जा रही है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में संस्कृत आज पढ़ाई जा रही है। लोग उसको निष्ठा से पढ़ रहे हैं, और जब हम कभी विदेश जाते हैं तो वे हमें देखते हैं कि ये भारतीय हैं, ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इनको तो हिंदी में भी बात करने में शर्म आती है, तो संस्कृत का क्या कहना। लेकिन विदेशी छोटे छोटे बच्चों को हम आज, तो मीडिया का ज़माना है, आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चों के मुख से हम संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की उक्तियाँ, संस्कृत में वार्तालाप सुनते हैं विदेशियों के मुख से। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। कैसे हैं हम भारतीय जो अपनी भाषा की उपेक्षा करते हैं, अपनी संस्कृति की उपेक्षा करते हैं। ये हम सब के लिए शोभनीय नहीं है किसी भी तरह से। हमें अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसी में हमारी गरिमा है। और जिसने अपनी संस्कृति और भाषा को भुलाया है वो कभी आगे नहीं बढ़ा है, उसका दुनिया में कभी मान नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में हमारी संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण भी मिल रहा है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश में भी आज संस्कृत के प्रति एक इच्छा जागृत हुई है। आज हम सब संस्कृत को पढ़ने के लिए लालायित हों, जैसे विदेशी लालायित हो रहे हैं, तभी हमारी भाषा या संस्कृत आगे बढ़ेगी, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, क्योंकि संस्कृत में ही तो संस्कृति है। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति। धन्यवाद।